आज की जो हमारे पास डिस्कशन है उसमें हम माइक्रो व्यू देख रहे हैं। और मैंने आपको कल भी बताया कि जो हमारा मैक्रो होता है वो ब्रॉडर लेवल पे होता है, बड़े लेवल पे होता है, और माइक्रो जो होता है वो छोटे लेवल पे होता है। तो इस तरह इफ यू हैव अ बल्ब पॉइंट एंड कॉपी विद यू, तो आप नोट कर सकते हैं कि हमारे पास जो मैक्रो लेवल होता है वो एक्सटर्नल लेवल होता है या आउटसाइड लेवल होता है, और जो माइक्रो होता है वो इंटरनल लेवल होता है। और इसके अंदर जो हमारा ब्रॉडर व्यू होता है, जो मैक्रो लेवल व्यू होता है, उसके अंदर हम देखते हैं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को। अगर हम स्वॉट एनालिसिस एक होता है उसको हम देखें, तो हमारे एक्सटर्नल साइड पे, वेरोनी साइड पे, जिस पे हम एनवायरनमेंट स्कूल ऑफ थॉट देख रहे हैं, फाइनेंशियल कैपिटल देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट स्कूल ऑफ थॉट देख रहे हैं, इकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट देख रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास जो ब्रॉडर व्यू होता है उसके अंदर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स अवेल करती हैं। और हम हमेशा बिजनेसेस के अंदर कोशिश करते हैं एज ए मैनेजर या एज एक्सपर्ट्स कि हम जो हमारी थ्रेट्स हैं उनको मिनिमाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें। या हम इस तरह से अपनी स्क्रीनिंग या व्यू करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ गेट कर सकें अपने इन्वायरमेंट से। और हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारा एक्सटर्नल होता है उसमें अपॉर्चुनिटी जो थ्रेट्स होती हैं, तो हमने हमेशा थ्रेट्स को मिनिमाइज करना है, उनको कम करना है, उनको रिजॉल्व करना है, डिजॉल्व करना है। जितनी हमारी थ्रेट्स कम होंगे उतने ज़्यादा हम अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकेंगे। ठीक है। आपके इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उन अपॉर्चुनिटीज़ को सीख करते हैं, किस तरह से देखते हैं, और किस तरह से उन अपॉर्चुनिटीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं और फिर उनको अवेल करते हैं। तो देन हमारे पास आज की जो डिस्कशन है उसमें हम देख रहे हैं माइक्रोवेव, जो छोटे लेवल पे होता है, ब्रॉडर लेवल पे नहीं होता, वो आपके लेवल पे होता है और वो हमेशा इंटरनल साइड पे होता है। तो अगर हम इंटरनल साइड स्वॉट एनालिसिस की देखें, स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट एनालिसिस, S stands for strength, W stands for weaknesses, and O stands for opportunities, and T stands for थ्रेट्स। तो एक्सटर्नल में हमारे पास अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स होती हैं, और इंटरनल के अंदर या जो स्मॉलर व्यू होता है हमारा, या जो हमारी इंटरनल साइड होती है उसके उस साइड पे हमारे पास स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होती हैं। ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी जो स्ट्रेंथ हैं उसको बढ़ाएं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न करें, जो हमारी स्ट्रेंथ होती हैं बेसिकली। और जो हमारी वीकनेसेस होती हैं हम उनको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं या हाइड रखते हैं कि हम अपनी वीकनेसेस ना शो करें, हमारी कहीं पे वीकनेस शो ना हो। ठीक है। तो वो अगर हम अपनी वीकनेस शो करेंगे तो वो हमारे कंपेटिटर की अपॉर्चुनिटी बन जाती है और वो उसको अवेल कर लेता है। हमारी वीकनेसेस पे हमें दबा सकता है, हमें प्रेशराइज कर सकता है, या हमें उससे परेशानी उठानी पड़ती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी जो स्ट्रेंथ है उनको यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें, और जो हमारी वीकनेसेस है हमने उनको हमेशा ओवरकम करने की कोशिश करनी है। ठीक है। तो हमारे पास जो दो जर्नल व्यूज हैं, मैक्रो और माइक्रो, तो इसके अंदर मैक्रो के अंदर तो ब्रॉडर लेवल है, और माइक्रो के अंदर जो हमारे पास है वो स्मॉलर लेवल है, जिसके अंदर हमारा इंटरनल है। ठीक है। और अभी हम इंटरनल को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे पास स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आती हैं। स्ट्रेंथ किसी भी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशंस की जो स्ट्रेंथ होती हैं वो स्ट्रेंथ की बेसिस पे ही अपना बिजनेस करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पे ही अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं या अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हैं। बट उसके बाद क्या होता है, आपके पास जो आपकी वीकनेसेस होती हैं उनको आपने किस तरह से टैकल करना है या किस तरह से डील करना है, तो वो आप उनको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं उनको कि जी मतलब हम अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदलने की कोशिश करते हैं। या अगर हम ऐसा नहीं कर पाते, हम अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदल नहीं पाते, तो हम एटलीस्ट उनको हाइड कर देते हैं कि जी हमारे जो कंपेटिटर्स हैं या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स हैं उनको हमारी वीकनेस शो ना हो पाए। अगर वीकनेस होगी
शो होगी तो वो हमारे बिजनेस को नीचे लेके जाएगी। ठीक है, तो इस व्यूज के अंदर हमारे पास एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड स्कूल ऑफ थॉट आता है कि एक एंटरप्रेन्योरियल है, उसकी ट्रेड्स क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी क्वालिटीज क्या हैं। ठीक है, इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पे शो हो रहा है स्लाइड पे कि अचीवमेंट्स होती हैं, क्रिएटिविटी होती है, डिटर्मिनेशन एंड टेक्निकल नॉलेज, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। फिर हमारे पास वेंचर अपॉर्चुनिटी स्कूल ऑफ थॉट आता है, फिर स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन स्कूल ऑफ थॉट आता है। तो इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ होती हैं। मुझे उम्मीद है कि जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन थी ब्रॉडर लेवल की, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इन्वायरमेंट स्कूल ऑफ थॉट भी क्लियर होगा, फाइनेंशियल स्कूल ऑफ थॉट भी क्लियर होगा आपको, और डिस्प्लेसमेंट स्कूल ऑफ थॉट भी क्लियर होगा। और फिर उसको हम किस तरह से टैकल करते हैं, कैसे किस तरह से हैंडल करते हैं उन हमारे जो डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं या जो हमारे इश्यूज होते हैं इन फाइनेंशियल कैपिटल स्कूल ऑफ थॉट और एनवायरमेंटल स्कूल ऑफ थॉट और इवन a newly trend of ecological school of thought, तो उसको हम किस तरह से हैंडल करते हैं। और एंटरप्रेन्योरियल जो होते हैं वो उसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उनका व्यू अबाउट दीज और उनकी हैंडलिंग इन चीज़ों की किस तरह से होती है। तो फिर हम उसके बाद माइक्रो लेवल पे आके हम चीज़ों को देखते हैं कि हमारे पास एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, या उसमें जो एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स हैं, उसकी क्वालिटीज़ हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी खूबियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। वेंचर अपॉर्चुनिटी स्कूल ऑफ थॉट देखते हैं, और स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन का हम किस तरह से स्ट्रेटेजी को फार्मूलेशन करते हैं, हम अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करके किस तरह से यूज़ करते हैं वेंचर अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर, ये सारी चीज़ें आती हैं। सर जी 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 बोलें। हेलो। उनके पॉइंट्स तो शो हो रहे हैं बट उनकी एक्चुअल डेफिनेशन होगी जी जी मैक्रो। ये आपको अभी शो हो रही है एक्चुअल डेफिनेशन। वो पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट्स वाली स्लाइड्स मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, उसके बाद उनकी फर्दर जो डेफिनेशंस हैं वो अलग-अलग से लिखी हुई है। अब जो हम माइक्रो डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर सारी डेफिनेशंस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। ठीक है, हम इनको देखते जाते हैं। आपको स्क्रीन शो हो रही है ना? ओके स्क्रीन शो हो रही है? जी सर हो रही है। जी 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 यस सर ये जी जी, अपने माइक ऑफ कर देंगे ताकि शोर ना आए। The micro view of entrepreneurship examines the factors that are specific to entrepreneurship. मैंने आपको बताया कि जो हमारा मैक्रो लेवल होता है वो तो होता है ब्रॉडर लेवल, जो एक्सटर्नल होता है, जो बाहर का लेवल होता है। लेकिन जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो वो छोटा लेवल होता है और वो हमारे इंटरनल को डिस्कस करते हैं, हमारे जो अंदर के ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स होते हैं। और इसीलिए आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा रेड के अंदर स्क्रीन पे कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है हमारे पास। ठीक है, द potential entrepreneur has the ability or control to direct or adjust the outcome of each major influence in this field. अब इंटरनल्स हैं, आपकी स्ट्रेंथ भी हैं, आपकी वीकनेसेस भी हैं आपके इंटरनल लेवल पे। वही जो आपकी स्ट्रेंथ है दैट शुड बी द एबिलिटी और कंट्रोल, वो आपकी एबिलिटीज हैं, आपके कंट्रोल में हैं और आप उनको खुद ही डायरेक्ट कर सकते हैं और फिर उससे एक आउटकम आती है। मतलब आपके पास एक एक सलाहियत है पढ़ने की, लिखने की, या आप यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट हैविंग अ गुड ब्रेन एंड गुड माइंड, और फिर आप उसको उसको कंट्रोल किस तरह से करते हैं। ये तो आपकी एबिलिटी है कि आप एक अच्छा ब्रेन रखते हैं। आप अब आपका उस ब्रेन पे कंट्रोल किस तरह से है, आप उसको किस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब उस तरह उस ब्रेन से या उसकी एफिशिएंसी से, या जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो जो आपकी एबिलिटी है, उसको आप किस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से आप उसको डायरेक्ट करेंगे उस तरह की आउटकम आपको आएगी। अगर आप उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करके डायरेक्ट करते हैं तो एक अच्छी आउटकम आएगी। अगर आप उसको वो आपके कंट्रोल में नहीं है और वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है तो
ऑब्वियसली एक बैड आउटकम आपको रिसीव होती है उससे, ठीक है। तो आपके पास कोई एबिलिटी है, आप उस एबिलिटी को किस तरह से कंट्रोल करते हैं और किस तरह से डायरेक्ट या यूज किस तरह से करते हैं, ठीक है। फिर अगर उसमें कहीं थोड़ा बहुत फ्लॉज आते हैं तो फिर आप उनको एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं, उन फ्लॉज को ओवरकम कैसे करते हैं, और फिर उससे आपको एक आउटपुट जनरेट होती है ऑफ ईच मेजर इन्फ्लुएंस इन दिस व्यू। और इसके अंदर फिर उसने बताया कि हमारे पास एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड थ्योरी होती है, वेंचर अपॉर्चुनिटी थ्योरी होती है, जिसकी बेसिस पे आप इन ट्रेड्स को हैंडल करते हैं, और स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन थ्योरी होती है। अनलाइक द मैक्रो अप्रोच विच फोकसेस ऑन इवेंट्स फ्रॉम द आउटसाइड लुकिंग, यहाँ पे भी उसकी डेफिनेशन की गई है कि जो हमारे पास मैक्रो है वो आउटसाइड लुकिंग है, बट जो हमारे पास माइक्रो है अप्रोच कंसंट्रेट ऑन स्पेसिफिक फ्रॉम द इनसाइड लुकिंग आउट, कि हम अपने अंदर को किस तरह से देखते हैं, ठीक है। हम अपने इंटरनल या ऑर्गेनाइजेशन की इनसाइड्स को किस तरह से देखते हैं और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड को किस तरह से देखते हैं। आउटसाइड हमारा एक्सटर्नल है और इनसाइड हमारा इंटरनल है, ठीक है। दोनों चीजें मैंने आपको बताई कि जो हमारा आउटसाइड होता है वहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स प्रिवेल करते हैं, ठीक है। आपने अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना होता है और थ्रेट्स को ओवरकम करना होता है। बट ऑन द इंटरनल साइड आपके पास दो चीजें होती हैं, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है। आपने स्ट्रेंथ को यूज करना है, उस एबिलिटीज को डायरेक्ट करना है, कंट्रोल करना है और उससे आउटकम लेनी है, और अपनी जो वीकनेसेस हैं उसको ओवरकम करना है या इवन उनको हाइड करना है। अगर आप कुछ ऐसी वीकनेसेस होती हैं जिनको आप ओवरकम नहीं कर पाते तो फिर आप उनको हाइड करते हैं। देन हमारे पास जो ये उसकी अब हमारे पास डेफिनेशंस आ गई हैं प्रॉपर कि ये क्या चीज़ें होती हैं। एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड स्कूल ऑफ थॉट्स के एंटरप्रेन्योरियल की जो ट्रेड्स होती हैं फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग ट्रेड्स कॉमन टू सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि वो ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो कॉमन होती हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के अंदर। सपोज कि जो जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं क्लासेस के या यूनिवर्सिटीज के, तो हम उनके ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम पूरी यूनिवर्सिटी का एक सर्वे कर लेते हैं या पूरी यूनिवर्सिटी से हर क्लास से टॉपर्स को का उठाते हैं और उनके ट्रेड्स आइडेंटिफाई करते हैं कि इनके अंदर क्या ऐसी ट्रेड्स हैं, क्या ऐसी क्वालिटीज हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ये यूनिवर्सिटी में टॉप करते हैं या अपनी क्लासेस के अंदर टॉप करते हैं। उसकी रीजंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। अब कुछ लोग उसमें बता रहे होंगे कि जी हम 18 घंटे पढ़ते हैं, कुछ लोग कहते होंगे कि जी हम बहुत कीन ऑब्जर्वर हैं तो हम बहुत जल्दी से चीज़ों को पिक कर लेते हैं, ठीक है। हम क्लास में एक्टिव होकर बैठते हैं तो हमें चीज़ें आसानी से समझ आ रही होती हैं। कुछ लोगों के ये व्यूज़ होते हैं कि जी हम क्लास अटेंटिव होकर लेते हैं और फिर उसके बाद फर्दर जो ही क्लास एंड होती है तो फ़ौरन उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। कुछ कह रहे होते हैं हम उनके अच्छे से हैंडआउट्स ड्रा करते हैं और फिर उन हैंडआउट्स को स्टडी करते हैं। तो और फिर बार बार हम जो प्रीवियस लेक्चर्स होते हैं उनको, जो करंट होते हैं उनको रिवाइज करते हैं, थोड़ा बहुत जो नेक्स्ट लेक्चर होता है उससे पढ़ लेते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं या डिस्कशंस करते हैं, जैसे हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं और हम अच्छी अटैम्प्ट्स कर पाते हैं। तो ये ऑल दीज आर द ट्रेड्स, ये सारी ट्रेड्स हैं। और इस तरह बिजनेस के अंदर भी ट्रेड्स हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बिजनेसेस के अंदर जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं कि जी वो हर कस्टमर को बड़े प्यार से डील करते हैं, बहुत अच्छे से, उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा होता है। कुछ होते हैं कि जी वो अपना जो बिजनेस होता है उसका एनवायरनमेंट उसको बहुत खूबसूरत से उन्होंने सजाया होता है, उसको सेटिंग की होती है अच्छे अच्छे तरीके से एक एक चीज़। कुछ का होता है कि वो एक यूनिक चीज़ देते हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ देते हैं, वैसी आपको चीज़ कहीं और नहीं मिलती। तो ये सारे उनके क्या है, ट्रेड्स हैं, उनकी पर्सनैलिटी और उनके बिजनेस के अंदर जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं। और हमने क्या करना होता है कि जी जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें जो कॉमन ट्रेड्स हैं उनको उठाते हैं, ठीक है। बहुत सारे तो वेरी करते हैं ट्रेड, बट जो कॉमन ट्रेड्स होते हैं, तो जो टॉपर्स होते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि जी हम बस 2 घंटे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता। वो हमेशा डिटरमेंट होते हैं और
उनमें डिटर्मिनेशन होता है एक चीज, तो वो दूसरी चीज बहुत ज्यादा टाइम देते हैं स्टडी, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम देते हैं और डिटर्मिन्ड होते हैं, मतलब रेगुलर टाइम देते हैं। तो ये दो चीजें या दो तीन चीजें, तो ये एक कॉमन चीजें होती हैं जो हर में आपको मिले, ठीक है। तो इसी तरह हम जो कॉमन ट्रेड्स बिजनेसेस के अंदर होते हैं वो हम देखते हैं, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, उनके कॉमन ट्रेड्स को हम लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास अचीवमेंट्स होती हैं, क्रिएटिविटी उनके अंदर होती है, ये कॉमन थ्रेड्स की अचीवमेंट्स होती हैं। वो एक एक डिटरमिन होकर स्ट्रगल पुट करते हैं और अचीव करते हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है कि जी वो एक एक चीज़ के लिए एफर्ट करते हैं और फिर अगर थोड़े टाइम के लिए एफर्ट पुट करने के बाद उनको वो चीज़ अचीव नहीं होती तो वो विथड्रा कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो अचीवर्स होते हैं, वो अचीव करके ही छोड़ते हैं, वो उसके लिए पूरी अपनी स्ट्रगल एंड डिटरमेंट होते हैं, जितना भी उनका टाइम और एफर्ट लगती है वो उसको पुट करते हैं और उसको अचीव करके छोड़ते हैं। दैट शुड बी अ कॉमन ट्रेट इन एंटरप्रेन्योर, जो सक्सेसफुल होते हैं उनके अंदर होता है। और क्रिएटिविटी, वो क्रिएटिव होते हैं, मतलब कि वो ऑप्टिमिस्टिक टाइप होते हैं, पैसिमिस्टिक नहीं होते। वो डेली नए आइडियाज के साथ अपने बिजनेसेस को लेके चलते हैं। वो चेंज इज आल्सो अ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप चेंज लेके आएंगे, अगर क्रिएटिविटी नहीं है तो आप चेंज नहीं ला सकते। और आज का जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया कि आज का जो ट्रेंड है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी टाइप है, बहुत ज़्यादा से तेज़ी से चेंज हो रहा है। आज का जो इन्वायरमेंट है या आज का जो हमारा बिजनेस कम्युनिटी है या जो हमारे लाइफस्टाइल्स हैं, हमारा कल्चर है, ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। और एक जो रेस है पूरी दुनिया के अंदर, जो बिग इकोनॉमीज हैं उनके दरमियान, तो उसकी वजह से एक चेंज आ रहा है और हर कंट्री या हर नेशन कोशिश कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ ग्रैब कर सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ ले सके। तो उसकी रीज़न ये है कि वो जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा, जितना ज़्यादा फास्ट होगा इन क्रिएटिविटी, तो वो उतना अच्छे तरीके से चेंज ला सकते हैं और उस चेंज से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे चाइना इज डूइंग द सेम, कि वहाँ के लोग बहुत क्रिएटिव हैं, वो न्यू न्यू आइडियाज़ लेके आते हैं। अगर आप फेसबुक के ऊपर देखते होंगे कि बहुत सारी आपको ऐसे मशीनरीज मिलती हैं, इवन सब्जियां काटने वाली या सब्जियां निकालने वाली या सब्जियां लगाने वाली। और इसके अंदर जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनके अंदर वो बहुत सारी ऐसी मशीनरी लेके आ रहे हैं। और इसके अलावा जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनके लिए छोटी छोटी मशीनरीज बना रहे हैं। तो ये क्रिएटिविटी है जो एक चेंज लाती है, जो सिस्टम को फास्ट करती है। फिर उसके बाद अभी भी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि उनके अंदर डिटर्मिनेशन होती है। डिटर्मिनेशन मीन कि वो अगर उन्होंने कोई काम को लिया है तो वो उसको रेगुलर करते हैं। ऐसा नहीं है कि जी हम एक काम को स्टार्ट करते हैं, 2 दिन अच्छे तरीके से किया, फिर अपनी मर्जी से उसको करते रहे, तो दैट शुड बी नॉट अ डिटर्मिनेशन। तो उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन होती है, वो एक चीज के पीछे डटे रहते हैं और उसको अचीव करके छोड़ते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब तक आप डिटरमिन नहीं होते, अब एक साल की एक एक ड्यूरेशन होता है। अगर आप एनुअल सिस्टम में देखें तो एक साल का एक ड्यूरेशन होता है। अगर वो इस तरह से डिटरमिन नहीं होते, एक बच्चे ने एफएससी स्टार्ट की है मेडिकल के साथ, अगर उसने पूरा 2 साल एफर्ट नहीं की एफएससी के अंदर तो वो अचीव नहीं कर पाएगा। स्टार्ट के मंथ में तो हम बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करते हैं, बट उसके कुछ अरसे के बाद फिर हम स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो दैट शुड बी नॉट अ डिटर्मिनेशन। आपकी डिटर्मिनेशन ये है कि आप एंड तक उसी एनर्जी के साथ फाइट करेंगे। जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आप सेम एनर्जी के साथ फाइंड करेंगे, दैट शुड बी अ डिटर्मिनेशन, और फिर आप चीज़ों को अचीव कर पाते हैं। एंड टेक्निकल नॉलेज एज वेल, और आपको टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी इरा है, टेक्नोलॉजी का दौर है। ऑब्वियसली अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो आप चीज़ों में सक्सेस हो पाते हैं, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप चीज़ों में सक्सेस नहीं हो पाते। हमारे ऑफिस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स नहीं हैं, पुराने हैं, ओल्ड एज हो गए हैं, तो वो उस तरह से एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते जिस तरह से यंग जनरेशन कर रही है या अभी के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। यस, कोई क्वेश्चन? हेलो।
तो हमने ये जो टेक्निकल नॉलेज है दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी बिजनेस स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें टेक्निकल नॉलेज है जो हम जूम पे स्टडी कर रहे हैं या आपको शेयरिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें, और फिर आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, आप किस तरह से उनको कंप्यूटर के अंदर अच्छे तरीके से बनाते हैं और प्रेजेंट करते हैं टू योर टीचर्स। और इसके अलावा छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बिजनेसेस के अंदर यूज़ होते हैं। आप कहीं पे भी जाएं, आप कोई चीज़ परचेज करें तो उस पर बार कोड होता है, वो बार कोड रीडर के आगे उसको पुट करते हैं तो उसकी प्राइस आ जाती है, तो वो ऑटो जनरेटेड एक बिल आ जाता है। ठीक है, ये एक जिद्दत आई है बिजनेसेस के अंदर कि, और कैमरे लगे हुए हैं, आप ऑनर जो होता है उसको, वो सिर्फ घर से बैठ के अपने मोबाइल पे बिजनेस को मॉनिटर कर रहा होता है और बाकी जो उसके वर्कर्स हैं वो उसको रन कर रहे होते हैं। यही चीज़ हमने डिस्कस की कि एंटरप्रेन्योरल जो होता है या उसकी क्वालिटी यही है कि वो बिजनेस बनाता है और लोगों से रन करवाता है, और फिर वो नया बिजनेस बनाता है, वो लोगों से रन करवाता है, फिर नया बिजनेस बनाता है और लोगों से रन करवाता है। तो आज अगर आप देखें तो छोटे छोटे स्टोर्स बने हुए हैं और उनके अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ हैं टेक्नोलॉजी की, कि उनके अंदर कंप्यूटर्स भी पड़े हैं, वहाँ से बिल्स भी जनरेट होते हैं, वहाँ पे कैमरे लगे हुए, एक एक चीज़ मॉनिटर होती है, हर चीज़ पे बार कोड लगा हुआ है, वो वहाँ से स्कैन होती है, वो एग्जिट हो जाती है, पता चल जाता है कि इतने यूनिट प्लेस किए गए थे, 15 या 20, 5 सेल आउट हो गए, शाम को जो 10 पड़े हैं आप जाके काउंट कर सकते हैं। बहुत सारे रैक्स में चीजें पड़ी होती हैं, आप रैंडमली किसी एक दो रैक को काउंट करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि चीजें पूरी हैं। तो ये सारी चीजें आप अपने बिजनेसेस को एट होम और फ्रॉम एनी प्लेस बैठ के आप लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं, और फिर आप जब शाम को आएंगे, आप आके अपने कंप्यूटर को एक कमांड देंगे तो वो आपको बता देगा कि जी आज इतने की सेल हुई है और आप इतना कैश गिन लें, आप गिन के उठा के चले जाते हैं। ठीक है, आपको इतना प्रॉफिट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और ये टेक्निकल नॉलेज है, अगर आपके पास होंगे तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से चला सकते हैं, अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं और आप उनको आगे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, वो बढ़ा इसीलिए सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरल का काम ही यही है कि बिजनेस बनाना और फिर उसको लोगों से रन करना। ठीक है, ना कि खुद ही एक बिजनेस स्टार्ट करके और उसी पे बैठे रहना और उसी को देखते रहना। वो जो इरा था या जो वो टाइम था वो गुजर गया, वो निकल गया, इसीलिए लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव कर रहे हैं। और उसका मतलब ही यही है कि हम नए से नए बिजनेसेस लाएं और उनको आगे चला सकें। तो इसके अंदर हमने जो ट्रेड्स देखे, दैट शुड बी अचीवमेंट, कि वो अचीवर होगा, किसी भी चीज़ को अचीव करके छोड़ेगा, उनके अंदर अचीवमेंट्स होती हैं, अचीवमेंट्स की लाइन लगी होती है। जैसे आप इमरान खान को देखें तो उसकी एक अचीवमेंट्स थी कि वो एक अच्छा करेक्टर बना, फिर उसके बाद उसने वर्ल्ड कप जीता, फिर उसके बाद अगर उसकी अचीवमेंट्स देखें तो उसने शौकत खान बनाई, फिर उसने नावल यूनिवर्सिटी बनाई, फिर उसके बाद वजीर आजम बना। तो ये सारी अचीवमेंट्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद क्रिएटिविटी होती है कि वो क्रिएटिव लोग होते हैं, नई नई चीज़ें लाते हैं, जो जो हमारे टाइम की रिक्वायरमेंट है, जो चेंज की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हमेशा एक बात आप याद रखें कि लोग चेंज को पसंद करते हैं, वो चेंज चाहते हैं। जैसे हम 2-3 दिन एक खाना नहीं खा सकते, उसके बाद हम चेंज चाहते हैं। ठीक है, हम डेली चाहते हैं कि डिफरेंट खाना हो। ठीक है, ऐसे क्लोथिंग आप वेयर करते हैं तो आप चाहते हैं कि डिफरेंट ड्रेसेस हों पहनने के लिए। तो पीपल ऑलवेज लाइक द चेंज, वो हमेशा चेंज पसंद करते हैं। अगर कोई अच्छा मोबाइल आता है या लैपटॉप आता है तो हम कोशिश करते हैं कि जी हम वो पुराना जो है वो उससे बोर होना शुरू हो जाते हैं कि कोई नई चीज़ लें, नई जो डिवाइस है वो परचेज करें। तो दैट शुड बी अ क्रिएटिविटी, और वो क्रिएटिविटी ही चेंज ला सकती है। फिर हमारे पास डिटर्मिनेशन होता है। ये तो मोस्टली जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं ये उनके अंदर होते हैं, जस्ट नॉट एंटरप्रेन्योरियल्स। ठीक है, आप किसी भी टॉपर स्टूडेंट्स को देखें तो वो भी डिटर्मिनेंट होगा, उनके अंदर डिटर्मिनेशन होगी, मतलब कि वो डटे रहेंगे उस एफर्ट्स के पीछे और वो रेगुलर वो एफर्ट करेंगे। एक तो डिटर्मिनेशन का मतलब है कि उसके पीछे डटे रहना, मजबूत रहना, स्ट्रांग रहना, कि आपने उस चीज़ को करना है, और फिर उसी सेम विद द सेम एनर्जी and regularly put that same energy to your work or your
जो भी आपका टास्क है उस पे आप रेगुलर वो चीज़ पुट करते हैं। एंड टेक्निकल नॉलेज, एंड ऑब्वियसली दिस इज द चेंजिंग वर्ल्ड, उसके अंदर फिर हमें टेक्निकल नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है। तो हम अगर हमारे पास अनफ टेक्निकल नॉलेज है तो हम अपने बिजनेसेस को कहीं से भी बैठ के मॉनिटर भी कर सकते हैं, उनको रन भी कर सकते हैं, हमारे लिए कोई इश्यूज नहीं होते उसके अंदर, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है फैमिली डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल अटेनमेंट, कि फैमिली को हम किस तरह से डेवलप करते हैं, हमारी फैमिलीज का कल्चर किस तरह से, किस तरह से हम लोग रहते हैं, हम फिर आपस में फैमिली मेंबर्स किस तरह से एक दूसरे की हेल्प करके फैमिलीज को स्ट्रांग करते हैं, ठीक है। और एजुकेशनल अटेनमेंट हमारी क्या होती है, हम अपनी एजुकेशन में कितना एफर्ट पुट करके कितनी अच्छी एजुकेशन ले पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, ये भी इंटरनल साइड पे एक एंटरप्रेन्योरियल के ट्रेड्स में आती हैं। कुछ फैमिलीज होती हैं वो कहते हैं कि जी हम बाय बर्थ बिजनेसमैन हैं, कुछ कहते हैं जी हम बाय बर्थ ही ब्यूरोक्रेट्स हैं, और उनके अंदर ब्यूरोक्रेट्स ही ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो ये फैमिली डेवलपमेंट्स हैं कि एक बंदा अगर वहाँ ब्यूरोक्रेट बना तो उसने पूरी फैमिली को उस डायरेक्शन से लेके चला कि जी वो सारे ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये आपकी फैमिली डेवलपमेंट्स है। अक्सर ये होता है कि जी एक घर में फादर या मदर डॉक्टर हैं तो सारे उनके बच्चे भी डॉक्टर होते हैं, तो वो उनकी फैमिली डेवलपमेंट है कि इस तरह से उनकी डेवलपमेंट इस तरह से हुई हुई है कि जी वो बनाई उस चीज़ के लिए कि हैं, वो उस चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी फैमिली डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है, ठीक है। तो मोस्टली ये होता है कि फैमिली से ही लोग लर्न कर रहे होते हैं और फैमिली से ही ग्रूमिंग मिल रही होती है, ठीक है। और उसके बाद ऑब्वियसली अगर आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, वेल डेवलप्ड है, तो आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से एजुकेशन हासिल करेंगे, जो आपकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं वो भी अटेनमेंट्स उसी तरह से होंगी और आप चीज़ें अटेन करेंगे। एक फैमिलीज के अंदर भी कंपटीशन होता है कि जी इसने इस ग्रेड में डिग्री ली हैं तो मैं इससे अच्छे ग्रेड में लूँगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी उसके अंदर चल रही होती हैं, ठीक है। This reasoning promotes the belief that certain traits established and scored early in life. अच्छा, अब ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपकी जो परवरिश है वो फैमिली के अंदर हो रही है, ठीक है। आपकी डेवलपमेंट भी वहाँ पे हो रही होती है और एजुकेशन भी आप अर्ली एज से स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपकी एक वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो एक बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसके मुताबिक आप चल रहे होते हैं। तो एक्चुअली फिर उसी ही अर्ली लाइफ से आप एक डायरेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं जो जो आपको फिर सपोर्ट कर पा रही होती है, उसी से ही फिर आपको एक एक सक्सेस मिलता है। एक एक एंटरप्रेन्योरियल जो सक्सेस होता है वो फ्रॉम दैट स्टेज आपको मिलना शुरू हो जाता है। आप फ्रॉम द स्टार्टिंग व्हेन यू आर डेवलपिंग योरसेल्फ इन अ फैमिली एंड यू आर गेटिंग एजुकेशन, तो फिर वहाँ से आपके बिलीव्स और आपकी चीज़ें जो है ना प्रमोट होना शुरू हो जाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें कोशिश की जाती है कि जी वो कलमा याद करवाए जाएं और उसके अलावा नमाज याद करवाई जाए। तो ये सारी चीज़ें फिर हम जब 7 इयर्स के हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप रेगुलर नमाज पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें आपकी फैमिली से ही आपको सीखने को मिलती हैं और आपके एनवायरनमेंट से आपको सीखने को मिलती हैं। तो ऑल दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली से और अपनी अर्ली स्कूलिंग से, कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी से सीखते हुए आप एक डेवलप्ड एंटरप्रेन्योर और सक्सेसफुल बनते हैं, जिसमें आपको अचीवमेंट्स, क्रिएटिविटी, डिटर्मिनेशन और टेक्निकल नॉलेज, ये सारी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। देन नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है द वेंचर अपॉर्चुनिटी स्कूल ऑफ थॉट्स। अब सबसे पहले देखें लास्ट में स्लाइड के एंड पे लिखा है वेंचर अ रिस्की अ डेयरिंग जर्नी और अंडरटेकिंग। हमने एक चीज कहा कि जो एंटरप्रेन्योरियल्स होते हैं वो रिस्क टेकर होते हैं, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आंखें बंद करके रिस्क लेते हैं, वो हमेशा रिस्क टेकर होते हैं, बट
वो एफिशिएंट रिस्क टेकर्स होते हैं, वो कैलकुलेटेड रिस्क टेकर्स होते हैं। और वेंचर्स का मतलब ये है कि रिस्क या डेयरिंग जर्नी, हम वो इट जो आपको ये डेफिनेशन शो हो रही है ऑन द स्क्रीन, इट शोज दैट कि इस वेंचर का ऑब्वियसली एक लिंक है एंटरप्रेन्योरियल के साथ, कि क्योंकि वो रिस्क टेकर होता है तो उसका जर्नी भी ऑब्वियसली एक रिस्की जर्नी होगा। ठीक है, तो वेंचर अपॉर्चुनिटी स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर हम देखते हैं फोकसेस ऑन द अपॉर्चुनिटी एस्पेक्ट्स ऑफ वेंचर डेवलपमेंट्स, कि आपने किस तरह से आपके सामने अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आपके एनवायरनमेंट्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और आप उनको किस तरह से ग्रैब करने की कैपेसिटी रखते हैं, उनको किस तरह से गेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, उनको किस तरह से अवेल करने की कैपेसिटी देखते हैं। द सर्च फॉर आइडिया सोर्सेस, ठीक है, वो सर्च करता है आइडियाज, और वो आइडियाज या जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको एनवायरनमेंट से मिलती है। द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, फिर उसके मुताबिक वो अपने कॉन्सेप्ट्स बनाता है। सोर्सेज, आइडिया सोर्सेज देखता है, फिर वहाँ से आइडियाज को गेट करता है, फिर वो अपने कॉन्सेप्ट को डेवलपमेंट करता है, देन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेंचर अपॉर्चुनिटी, और फिर उस आइडियाज को, जो कॉन्सेप्ट उसने डेवलप किया और फिर उसको इम्प्लीमेंट करके फिर वो कुछ ना कुछ अवेल करता है। तो क्रिएटिविटी एंड मार्केट अवेयरनेस, क्रिएटिविटी एंड मार्केट अवेयरनेस, हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर देखा कि वो क्रिएटिव होते हैं। जो हमारे पास बेसिकली एंटरप्रेन्योरल्स होते हैं वो होते क्रिएटिव हैं। ठीक है, और जब तक आप मार्केट से अवेयर नहीं होंगे आप क्रिएटिविटी नहीं ला पाते। ठीक है, मार्केट से अवेयरनेस मीन्स ये है कि आपको मार्केट का पता होना चाहिए कि जी इस वक्त मार्केट को किस चीज़ की ज़रूरत है, मार्केट कहाँ पे है, और आप जिस चीज़ को क्रिएटिव समझ रहे हो कि जी ये मैं नई चीज़ बना रहा हूँ, ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हो, तो फिर वो आपकी क्रिएटिविटी तो नहीं होगी। ठीक है, अगर आपके बहुत सारे फैमिलीज के अंदर लोगों ने एक कोर्स फर्ज किया हुआ है और आप उसको करना चाह रहे हैं, वो तो कोई क्रिएटिविटी नहीं है ना। आप तो एक ऐसी चीज करने जा रहे हैं जो बिल्कुल उसके अंदर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो ये आपकी क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है कि आप मार्केट से अवेयरनेस हो, आप मार्केट पे नजर रखें, आपको मार्केट का पता होना चाहिए कि इस वक्त मार्केट में ट्रेंड किया जा रहा है। बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि जैसे हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम कोशिश करते हैं बहुत सारे लोगों से डिस्कस करने की कि मैं किस डिग्री में अवेयर, किस डिग्री में मैं एडमिशन लूँ जो मार्केट में मानी जा रही है या जिसका इस वक्त मार्केट में ट्रेंड हो। अगर आपको मार्केट की अवेयरनेस होगी तो आपको किससे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि इस डिग्री का ट्रेंड है मार्केट में तो मैंने इसको करना है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी आप अपने अंदर उस टाइम ही ला पाते हैं, ये उस टाइम आप क्रिएटिव होते हैं जब तक आपको मार्केट की फुली अवेयर हो। अगर आप फुली अवेयर होंगे तो आपको पता होगा कि ये चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, ये चीज़ नहीं है, मैंने ये चीज़ नहीं करनी है, या जो अवेलेबल चीज़ें होती हैं समटाइम उसमें से आपको एक आइडिया आता है कि जी ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं मार्केट में, इसमें से हम कोई आइडिया निकाल के एक नया आइडिया दे सकते हैं। तो इसीलिए देखें क्रिएटिविटी एंड मार्केट अवेयरनेस, मार्केट से आप अवेयरनेस होंगे तो आप क्रिएटिविटी लेके आएंगे। ठीक है, और राइट आइडिया एट राइट टाइम फॉर राइट मार्केट निश। राइट आइडिया का मतलब है कि बिल्कुल आप एक राइट आइडिया लेके आते हैं, ठीक है, और उसको राइट टाइम पे लेके आते हैं। ऐसा आइडिया जिस वक्त उसकी ज़रूरत होती है, हम अक्सर कहते हैं कि आपने सही टाइम पे पता खेला, वो जो पत्ता होता है आपका, दैट इज अ राइट आइडिया। ठीक है, और सही टाइम पे खेला कि जब उसकी जरूरत थी उस टाइम पे। ठीक है, जैसे कहते हैं कि मुश्किल टाइम के लिए कुछ जोड़ के रखना चाहिए। ठीक है, दैट इज ऑब्वियसली कि एक राइट टाइम के लिए आपके पास एक राइट आइडिया है कि अगर ऐसा होता है तो आप उसको अवेल करते हैं। ठीक है, और फिर क्योंकि हम हमेशा ही एज ए बिजनेस जो है तो हम किसी ना किसी मार्केट को सर्व कर रहे होते हैं, और राइट मार्केट बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपकी मार्केट राइट नहीं है तो आप राइट सर्विसेज नहीं दे पाते। उसकी वजह यह है कि आप जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं वहाँ उस चीज़ की, जो चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो वो आपकी सेल नहीं होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली राइट आइडिया एट राइट टाइम, आप राइट टाइम पे एक आइडिया को लेके आए। ठीक है, और
फिर उसको एक राइट मार्केट में प्लेस करें तो आप एक अच्छा बिजनेस कर पाते हैं और उससे आप एक अच्छी अर्निंग ले पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप नहीं ले पाते। यही क्रिएटिविटी है। अब का जो टाइम है, आइडियाज तो बहुत सारे लोग ले आते हैं, लेकिन वो जितना टाइमली आइडिया लेके आएंगे, फिर एक टाइम आया, पहले होता था कि जी आप एक अच्छा आइडिया लेके आए, वो आपका सेल होगा, मतलब कि वो आपका बिजनेस करेगा आइडिया। फिर उसके बाद तब मोनोपोली होती थी। मोनोपोली मीन कि कम लोग ही, कम कंपनीज थी, कम बिजनेसेस थे, ठीक है। कोई एक आइडिया लेके आते थे तो वो बहुत अरसे के लिए यूनिक होता था और वो आइडिया चलता था, ठीक है। बट फिर उसके साथ ऐसा हुआ कि जो ही मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज आना शुरू हुई, बिजनेसेस बढ़ना शुरू हुआ, कंपटीशन, मोनोपोली खत्म हो गई, एक कंपनी से बहुत ज़्यादा कंपनीज आई, और फिर कंपटीशन बढ़ा मार्केट में इन द ट्रू सेंस। तो फिर एक नई चीज़ ऐड हुई, दैट इज़ द राइट टाइम, कि जी आप टाइमली अगर आइडिया पुट करेंगे तो आपका सेल होगा। मैंने आपको बताया कि जब मोनोपोली होती थी, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं होती थी, तो आप एक यूनिक आइडिया लेके आते हैं, एक राइट आइडिया लेके आते हैं, तो वो सेल होता है, वो बिकता है, वो बिजनेस करता है, ठीक है। फिर जो ही मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ा, बहुत ज़्यादा कंपनीज आई, और उसके बाद फिर आपको ज़रूरत पड़ी कि आइडिया भी लाना है, बट राइट टाइम पे लाना है, ठीक है। उस टाइम पे जब उस आइडिया की ज़रूरत हो और कोई और कंपनी वो ना कर रही है, अगर हम कोरोना वायरस को देखें तो ये जो ही स्टार्ट हुआ, अब बहुत सारी जो मेडिसिन की कंपनीज हैं वो कोशिश कर रही हैं कि हम सबसे पहले वैक्सीन ईजाद करें, हम सबसे पहले वैक्सीन ईजाद करें। अब जो सबसे पहले दे देगी उसका आइडिया सेल हो जाएगा और वो बिजनेस करेगी। अब जो बाद में आइडिया लेके आएगी उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इस वक्त इस टाइम जरूरत है कि कौन सी कंपनी सबसे पहले एक आइडिया लेके आती है, वैक्सीन का पहले इंट्रोड्यूस करवाती है, ठीक है। और फिर उसने ऑब्वियसली वहाँ पे ये तो चीज़ें थी कि जब आपके लिए चीज़ें न्यू होती, मतलब कि कंपटीशन नहीं था तो सिर्फ आइडिया पे फोकस था, फिर कंपटीशन बढ़ा मार्केट में, तो फिर राइट राइट आइडिया एट राइट टाइम। फिर ऐसा होता है कि जी मार्केट है एक पूरी, ठीक है, उसके अंदर फिर वो आइडिया बिकना शुरू हो जाता है और उसके अंदर फिर सैचुरेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर एक ऐसी प्लेस बचती है जहाँ पे वो आइडिया सेल नहीं हुआ, तो हमारी कोशिश होती है कि इस मार्केट को फोकस करें। ये एक डिप्राइव्ड मार्केट है। फर्ज किया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बनाई जाती हैं और वो बहुत कॉस्टली होती हैं, ठीक है। वो फिर अमीर लोग तो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन एक जो वो पुअर चंक होता है मार्केट का, वो उसको अफोर्ड नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, वही सेम चीज़, ठीक है, कुछ लोअर प्राइस के अंदर उसको बनाते हैं ताकि हम इस मार्केट को फोकस करके इससे अर्निंग कर सकें, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी जब, सर। यस, सर जिस तरह आपने बताया कि जो बंदा पहले मार्केट में लेके आएगा वही उसकी चीज़ ज़्यादा सेल होगी, जी तो ये एक हमारी मार्केट में रेस नहीं पैदा कर रही? बिल्कुल, ऑब्वियसली रेस तो चल रही है। ये मार्केट के अंदर देखें, एक एक ट्रू सेंस एंड कंपटीशन आ रहा है। जब बहुत सारी कंपनीज मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं तो ये मार्केट में वो रेस है, जो जल्दी उससे अर्न कर पाएगा वो ले जाएगा। तो इसी रेस की ही ज़रूरत है, ठीक है। जब आपके पास एक रेस आती है तो फिर आपका कंट्रोल जो है क्वालिटी पे भी जाता है, ठीक है। एक सेंस के अंदर आपके क्वालिटी पे भी थोड़ा कंट्रोल जाता है और हम यही चाह रहे हैं कि ट्रू सेंस कंपटीशन मार्केट में होना चाहिए। ट्रू सेंस कंपटीशन, अगर ट्रू सेंस कंपटीशन है, फर्ज किया कि हमारे पास बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह से हैं, हर कोई अपना आइडिया देता है, वही सेल करता है, वो कहता है जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ठीक है। जब आपके अंदर एक रेस पैदा होगी और उस रेस में फिर आपको चीज़ें बेटर करनी पड़ेंगी, आपको क्वालिटी की तरफ फोकस करना पड़ेगा। रेस में तो ऑब्वियसली लगे हुए हैं और रेस के अंदर बहुत सारे लोग हैं। अगर आपकी चीज़ों के अंदर क्वालिटी है तो आप सेल कर पाएंगे, अदरवाइज फिर आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वक्त अगर हमारे पास तो ऑब्वियसली दो ही पॉलिटिकल पार्टीज अवेल कर रही थी ना, ठीक है, तो एक दफ़ा वो तो एक दफ़ा वो, जब तीसरी आई है तो फिर वो कंपटीशन बढ़ा, फिर वो एक थोड़ी सी रेस है। लेकिन अब भी फिर उनके अंदर एक अगर वो डिलीवर करेगी
तो ऑब्वियसली लोग उसकी तरफ जाएंगे। अगर वो डिलीवर नहीं करेगी, क्वालिटी नहीं देगी, तो फिर चीज़ें डिफरेंशिएट हो जाएंगी। तो ये रेस तो बिल्कुल होती है, ठीक है, और रेस ही जो कस्टमर के लिए होती है वो बेनिफिशियल होती है। और ऑब्वियसली क्योंकि मैंने आपको बताया कि टाइम बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, चीज़ें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं, तो ये ज़रूरत है कि वो बिल्कुल रेस के पीछे लगे रहें, ठीक है, ताकि वो क्रिएटिविटी क्रिएट कर पाए। अगर वो रेस में होंगे तो वो क्रिएटिविटी क्रिएट कर पाएंगे और वो इनोवेटिव या न्यू चीज़ें लेके आएंगे। अगर वो रेस में नहीं होंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन हमारे पास कॉरिडोर एक प्रिंसिपल है, ठीक है। न्यू पाथवेज और अपॉर्चुनिटीज विल अराइज दैट लीड एंटरप्रेन्योर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। न्यू पाथवेज निकलते हैं। देखें, आप अपनी मार्केट से अवेयर हैं, आप मार्केट को फोकस किए हुए हैं, मार्केट्स को देख रहे हैं, अलर्ट हैं, ठीक है। तो फिर जब आप अलर्ट बैठे हैं, मार्केट को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, और इस उसमें बैठे हैं आप ताक में कि जी कोई कोई नई चीज आए, जो क्रिएटिव आइडिया आए, तो वहां से आपको फिर न्यू पाथवेज निकलते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज अराइज होती हैं, जो एक आपको एक नई डायरेक्शन में लेके चल पड़ती है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो प्रिंसिपल है एंटरप्रेन्योर्स का, वो है यही कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सक्सेसफुल हैं, ये जो अच्छे हैं, वो एक न्यू पाथ्स और न्यू अपॉर्चुनिटीज अराइज करते हैं, लेके आते हैं, और उनके लिए स्ट्रगल करते हैं, ढूंढते हैं, मार्केट से अवेयरनेस होके, ठीक है, और फिर उनको लीड करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जब डिफरेंट डायरेक्शंस में उनको लीड करते हैं, तो वो फिर उससे ज़्यादा बिजनेसेस कर पाते हैं और चीज़ों को ग्रैब कर पाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। जी सर। तो आगे चलते हैं। कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ लें इस स्लाइड से, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। देन हमारे पास जो अगला स्टेप है, दैट इज अ स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन स्कूल ऑफ थॉट। स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन स्कूल ऑफ थॉट में जो हम चीज़, सबसे पहले तो एक स्ट्रेटेजी है, आप प्लान्स बनाते हैं, कोई भी बिजनेस प्लान है या कोई भी प्लान है, स्टडी प्लान है, कोई भी अब प्लान है, प्लान्स जो आपके हैं, और उस प्लान्स के पीछे आपने कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया होता है, ठीक है। आपके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, फिर आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि हमने ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर आप क्लास में पोजीशन लेना चाहते हैं तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है, आपने अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि जी मैं क्लास में पोजीशन लेना चाहता हूँ। फिर आप उस ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट्स के लिए कोई ना कोई प्लान करेंगे, ठीक है। आपके प्लानिंग्स होंगे कि जी मैं इस तरह से एफर्ट करूंगा तो मैं ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाता हूँ। फिर आप उस प्लान्स को अमली जामा पहनाने के लिए या उन प्लान्स के मुताबिक चलने के लिए आपकी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, कोई ना कोई आपका वे होता है टू मीट दोज प्लान्स, और उसका मकसद होता है कि आप वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशंस, कि हम अपने प्लान्स के मुताबिक अपनी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो, ठीक है। हम एक पूरा प्लान तो करते हैं। प्लान एक जर्नल चीज़ है किसी भी चीज़ की अचीवमेंट्स के, ठीक है। फिर जब आप उस प्लान्स को स्प्लिट करते हैं तो दैट शुड बी अ स्ट्रेटेजी। जैसे आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, प्लान तो है आपका बिजनेस करना, ठीक है, और उस बिजनेस करने के पीछे आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू गेट प्रॉफिट, ठीक है। तो मोस्टली जो हमारे पास बिजनेसेस होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, उनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि जी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा दौलत अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके लिए वो प्लान्स करते हैं कि हमने प्रॉफिट और ये लेने के लिए हमने बिजनेस करना है, ठीक है। वो उनका एक बिजनेस प्लान होता है। फिर उस बिजनेस प्लान के अंदर मैंने जो आपको बताया कि प्लान जर्नल स्टार्ट होता है, ठीक है। एक हर बिजनेस का उनका एक कोई ना कोई प्लान होता है, ठीक है। फिर उसके अंदर वो फर्दर फिर अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि हमने इस बिजनेस प्लान्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए उनकी स्ट्रेटजी होती है। एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि हम मार्केटिंग कैसे करेंगे, ठीक है।
फाइनेंस की स्ट्रेटजी है कि हम अपना कैपिटल और इन चीज़ों को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो ये सारी उनकी एचआर की स्ट्रेटजी कि हम बंदे कौन कौन लाएंगे, किस तरह से लाएंगे, ठीक है। वो हर लेवल पे अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि वो सारी स्ट्रेटजीज उनके प्लान को जाके मीट करें और फिर वो प्लान से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। दैट शुड बी कम्प्रिहेंसिव लेआउट ऑफ दैट कि आपका कोई भी बिजनेस होता है उसके पीछे आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या एनजीओ टाइप होती हैं उनका काम होता है सर्विसेज देना, सर्व करना, ठीक है। और जो एनजीओ नहीं होती या जो प्योरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, नॉन एनजीओ होती हैं, तो उनका मकसद होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दोनों चीज़ें आप कह सकते हैं, ठीक है। ये उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फिर वो बिजनेस प्लान करते हैं, ठीक है, कि हम किस किस प्रोडक्ट में क्या काम करेंगे, क्या हमारा बिजनेस होगा, ये सारे उनके ब्रॉडर लेवल के प्लान होते हैं। फिर वो ब्रॉडर लेवल के प्लान की अचीवमेंट के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाते हैं डिपार्टमेंटल लेवल पे। जैसे किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो उसके अंदर एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जिसका काम लोगों को हायर करना, फायर करना, मतलब कंपनी में लेके आना, जॉब देना, उनको निकालना, उनकी सैलरीज का, उनकी वैल्यूएशन, सारी चीज़ें, मतलब कि दैट शुड बी एन एचआर, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट का काम होता है। फिर एक इस तरह से एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। वो मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये सारे बिजनेस प्लान्स का हिस्सा होते हैं, ठीक है। फिर हर किसी की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है कि हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमारी क्या होंगी, हम किस तरह से मार्केटिंग करेंगे, हमारी फाइनेंस की स्ट्रेटजीज क्या होंगी, हमारी सप्लाई चेन की स्ट्रेटजीज क्या होंगी, ठीक है। किस तरह से हम अपनी वे आउट, स्ट्रेटजी इज द वे आउट कि हमारा क्या वे आउट होगा, किस तरह से हम मार्केटिंग करेंगे, ठीक है, किस किस एरियाज में करेंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे, ठीक है, किस तरह से हम फाइनेंस लेके आएंगे, उसको यूटिलाइजेशन किस तरह से करेंगे, उसकी मैक्सिमाइजेशन किस तरह से करेंगे, ठीक है, किस तरह से हम लोगों को रिक्रूट करेंगे, उनको हायर करेंगे, किस तरह से हम उनको फायर करेंगे, किस तरह से उनसे बिजनेसेस लेंगे, किस क्या उनकी सैलरीज होंगी, ठीक है, और उनको क्या क्या हम बोनसेस देंगे, ये सारी हमारी एचआर स्ट्रेटेजीज की हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो देन हम एक स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन स्कूल ऑफ थॉट के अंदर हम पूरी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं फॉर आवर बिजनेस प्लान, जो हमारा बिजनेस प्लान होता है उसके लिए, ठीक है। एम्फेसिस द प्लानिंग प्रोसेस इन सक्सेसफुल वेंचर डेवलपमेंट, ठीक है। असल मकसद तो एक रिस्की जर्नी जर्नी है ना, एंटरप्रेन्योरियल्स का एक रिस्की जर्नी है, उसके लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए सारे प्लान्स किए जा रहे होते हैं और वो उन प्लानिंग का एक प्रोसेस है जिसको हम स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन बोलते हैं। स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन इज द लेवरेजिंग ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, जिसके अंदर बिल्कुल यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है। अब इन यूनिक एलिमेंट्स के अंदर जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, दैट शुड बी योर यूनिक मार्केट, आपकी एक यूनिक मार्केट होती है। मतलब मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि हम एक मार्केट से अवेयर होते हैं और हम फिर उसमें एक मार्केट निश ऐसा ढूंढते हैं, एक चंक ऑफ मार्केट या एक पोर्शन ऑफ मार्केट ढूंढते हैं जिसको हमने सर्व करना है, कि ये हमारी टारगेट मार्केट है, यहाँ से हम बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। आप हमेशा उस बंदे से उधार मांगेंगे जहाँ से आपको उम्मीद होगी यहाँ से मिले, ठीक है, वो आपका टारगेट है, ठीक है। आप उस बंदे से अपनी जज्बात या आप अपने ख्यालात डिस्कस करेंगे जहाँ से आपको पता होगा कि यहाँ से मुझे पॉजिटिव हेल्प मिलेगी, आप उससे मशवरा लेंगे जहाँ से आपको उम्मीद होगी कि यहाँ से मशवरा मिलेगा। और हमेशा कंपनीज भी क्या करते हैं, वो यूनिक मार्केट चूज करती हैं जहाँ वो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं, उनकी कोई ना कोई टारगेट मार्केट होती है कि जी यहाँ हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करें, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन यूनिक एलिमेंट्स होते हैं जिसकी बेसिस पे फॉर्मुलेशन होती है कि हमारी यूनिक मार्केट क्या होगी, और इस यूनिक मार्केट की जो स्ट्रेटेजी होती है इसको हम, जो हमारी बिजनेस टर्म्स हैं उसके अंदर माउंटेन गैप स्ट्रेटेजीज बोलते हैं, ठीक है। माउंटेन गैप स्ट्रेटेजी, माउंटेन का मतलब एक पूरा पहाड़ आपके सामने खड़ा है और उस पहाड़ में से आपने गैप कहाँ ढूंढा कि यहाँ पे गैप है जी, हमने इसको सर्व कर, ठीक है। जैसे कि जी एक एक पूरा पहाड़ आपको नजर आ रहा है और उसके साथ एक सड़क जा रही है,
तो वो जो गैप है वो आपके गुजरने का रास्ता है, दैट शुड बी अ पाथ वे, वो आपका पाथ है टू योर जर्नी, ठीक है। तो एक एक मार्केट होती है, वो तो एक बहुत बड़ा चंक होता है। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो एक पाकिस्तान पूरी मार्केट है इंटरनेशनल कंपनीज के लिए, ठीक है। फिर क्योंकि वो जो कंपनीज हैं वो बहुत महंगी प्रोडक्ट सेल करती हैं, तो वो क्या करती हैं कि वो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर इनको टारगेट करती हैं। क्यों? कि वहाँ लोग इस इतनी महंगी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। अगर उन्होंने इस तरह के चंक को जो है अपना मार्केट करना है या टारगेट करना है, जैसे भावलपुर है, तो वो थोड़ी चीप प्राइस की प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। अगर वो चीप प्राइस की प्रोडक्ट नहीं बना सकते तो फिर वो इस मार्केट को टारगेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हर कंपनी की उसके अपने प्रोडक्ट के हिसाब से एक मार्केट होती है, ठीक है। इस यूनिक मार्केट को हमने यूनिक मार्केट्स चूज करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रेटजी होती है माउंटेन गैप स्ट्रेटजीज, ठीक है। उसके लिए हम बताते हैं कि हमने पूरी माउंटेन के अंदर हमने गैप ढूंढना है कि हमने किस चांद को सर्च करना है। देन हमारे पास यूनिक पीपल होते हैं। यूनिक पीपल तो मीन के जी आपने यूनिक पीपल को लेके आना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट हो, जो आपको बिजनेसेस हैं, ठीक है। मोस्टली हम देखते हैं कि किसी कंपनी के अंदर एक बंदा है, उसने उस कंपनी में बिजनेस को बहुत उठाया, वो इस वक्त 1 लाख सैलरी दे रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको 1.5 लाख पे अपनी कंपनी में देखें, ठीक है, कि वो हमारी कंपनी को बूस्ट कर सके, उसको उसको चला सके। बिल्कुल सिंपल ऐसा होता है कि अगर आप क्लास में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं या 50 लोग हैं इवन, तो आप कोशिश करते हैं कि यार एग्जाम नज़दीक है तो हमने किसको पकड़ना, या फलां बच्चा है उसको बहुत कुछ आता है, हम उसको ग्रैब कर लें, ठीक है। तो वो ग्रेट शिफ्ट स्ट्रेटजी हमारे पास आ जाती है। शेफ किसी होटल्स के अंदर आप जाएं तो होटल के अंदर जो सबसे टॉप का खाना बनाने वाला होता है या जो खाने बनवाता है या मॉनिटर करता है, वो पूरा होटल उस शेफ पे चल रहा होता है। तो वो एक यूनिक चीज़ होती है कि यार ये हमारा बंदा है जिसने हमारे बिजनेसेस को चलाया। तो यूनिक पीपल के लिए हम ग्रेट शेफ जो हमारे पास स्ट्रेटजी उसको लगाते हैं। देन हमारे पास यूनिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास बेटर वैगेट स्ट्रेटजीज। वैगेट का मतलब होता है कि एक मैकेनिकल डिवाइस टाइप, ठीक है। एक डिवाइस है, प्रोडक्ट बेसिकली किसी कंपनी की डिवाइस होती है, ठीक है। अब आप मोबाइल को देखें, लैपटॉप को देखें, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं किसी ना किसी कंपनी, ठीक है। इवन एक बिस्किट को देखें तो वो भी एक डिवाइस टाइप ही है जो वो सेल कर रहे हैं। एक एक प्रोडक्ट को एक डिवाइस के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट यूनिक है तो वो आपकी बेटर वैगेट स्ट्रेटजी है कि वो बेहतरीन प्रोडक्ट आपको दे रही है। यूनिक प्रोडक्ट का मतलब भी बेहतरीन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इस तरह के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है तो फिर तो वो स्ट्रेटेजी फार्मूलेशन में पूछ लेता है कि कौन कौन से यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। तो आप यूनिक मार्केट, यूनिक पीपल, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक रिसोर्सेज लिख सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो वो उसमें पूछ सकता है कि यूनिक मार्केट के लिए कौन सी स्ट्रेटजी होती है। तो माउंटेन कैप स्ट्रेटजी, वो मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ी मार्केट में आपने देखना है कि कौन से चंक को हमने सर्व करना है, कौन से पार्ट को या पोर्शन को सर्व करना है। तो वो वहाँ पे आपको माउंटेन कैप स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। जहाँ यूनिक पीपल होते हैं वहाँ ग्रेट शेफ स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। जहाँ यूनिक प्रोडक्ट्स होती हैं वहाँ बेटर वैक्ट स्ट्रेटजीज की ज़रूरत होती है, ठीक है। कि आप ऐसी प्रोडक्ट बनाएंगे जो बाकियों से बिल्कुल मैच नहीं करेगी, बिल्कुल यूनिक होगी और डिफरेंट प्रोडक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूनिक यूनिक रिसोर्सेज होते हैं जिसको वाटर वेल स्ट्रेटजीज बोलते हैं, ठीक है। कि आपके पास ऐसी मशीनरी है या ऐसी चीजें हैं या ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपके बिजनेसेस को पानी की तरफ बढ़ा रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास वाटर वेल स्ट्रेटजी है जिसमें हम हमारे पास क्या है, यूनिक रिसोर्सेज, ठीक है। और फिर इन सारी चीज़ों की बेसिस पे ही आप अपनी स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करते हैं, अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी, कि आपके पास क्या यूनिक मार्केट है, क्या आपके पास यूनिक पीपल हैं, ठीक है, क्या आपके पास यूनिक प्रोडक्ट है, ठीक है, देन आपके पास यूनिक रिसोर्सेज हैं। तो इन सारी चीज़ों की बेसिस पे ही आप प्लान्स करते हैं, ठीक है। इन इन इनकी बेसिस पे हमारी प्लानिंग होती है। आप जर्नल लाइफ में देखें तो हमारे पास
बेसिकली ऐसे ही होता है कि आप अगर फर्ज करें कि जी अमीरों के फंक्शन देखें तो उनके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, गरीबों के फंक्शन देखें तो उनके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और वहाँ की जो जेंट्री होती है, जब वहाँ पे लोग आए हुए होते हैं, वो भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अगर मतलब आप रिच पीपल्स के फंक्शन देखें और उसी तरह से आप पुअर पीपल्स के फंक्शन देखें, तो उनकी मार्केट भी कुछ और होती है, उनके पीपल भी कुछ और होते हैं, वो जो प्रोडक्ट वहाँ पे सर्व कर रहे होते हैं वो भी और, उनके रिसोर्सेज भी और होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिट होती हैं कि अगर आप एक पुअर लोगों का फंक्शन देखें और अगर आप एक रिचेस्ट पीपल्स का फंक्शन देखें, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट नज़र आती हैं। मार्केट भी डिफरेंट, पीपल भी डिफरेंट, प्रोडक्ट भी वहाँ सर्व होने वाली डिफरेंट, रिसोर्सेज भी डिफरेंट है, ठीक है। तो उसके मुताबिक हम फिर अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और उन रिसोर्सेज के मुताबिक ही हमारी प्लानिंग्स होती हैं और उसके मुताबिक ही हम चलते हैं। अगर किसी बड़े लोगों का फंक्शन है तो वहाँ पे बड़े बड़े लोग आएंगे तो उन्हें उस तरह का एक सेटअप लॉन्च करना पड़ेगा। छोटे लोग हैं तो उनके लिए उस तरह से बिल्कुल अलग से उनका सेटअप होता है। तो ये सारी हमारी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होती हैं। हम जो अपनी मार्केट की रिक्वायरमेंट पे, अपने पीपल्स की रिक्वायरमेंट पे, प्रोडक्ट और रिसोर्सेज एंड चीज़ों सारे की रिक्वायरमेंट्स पे हम उनको फार्मूलेट कर रहे होते हैं। बेसिकली स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होती है टू मीट योर प्लान्स, जो आपके प्लान्स हैं उनको मीट करने के लिए। वंस अगेन आई एम सेइंग दैट कि कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मोस्टली जो हमारे बिजनेसेस होते हैं उनका पर्पस होता है, उनका पर्पस होता है कि जी आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि आपने अपना कैपिटल बढ़ाना है, पैसा बढ़ाना है, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। फिर हम उसके लिए उस प्रॉफिट या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए हमारे पास बिजनेस प्लान होते हैं, जो हम बिजनेस प्लान कर रहे होते हैं। उन प्लान्स को अचीव करने के लिए हमने स्प्लिट किया, छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज बनाई, ठीक है। उन स्ट्रैटेजीज से हमारे प्लान अचीव हो रहे हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के अंदर जो एक लिवरेज या यूनिक एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास होती है माउंटेन गैप स्ट्रैटेजी, ठीक है। कि आपकी मार्केट कौन सी होगी, आपके पास क्या यूनिक लोगों की टीम है, ठीक है, जो उस मार्केट को एक अच्छी प्रोडक्ट बना के दे पाएगी। और इन सारी चीज़ों के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो आपके पास लोग हैं और जो आपके पास मार्केट है, उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज क्या है, यूनिक रिसोर्सेज क्या है, व्हाट वेल स्ट्रेटजीज आपके पास क्या है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। आप अपना माइक ऑन करके, आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते एक्सक्यूज मी सर। हैं। जी जी सर कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें ये सारी स्ट्रेटजीज काम आती हैं, जी बट बिल्कुल। कुछ बिजनेस बट कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मिडल वाली दो इस्तेमाल होती हैं, जी जी जस्ट लाइक ये ग्रेट शेफ वाली और बेटर वेकिटा वाली। जैसे हम किसी शॉप का जिक्र करें, फूड शॉप का, फूड स्टोर का, जी तो जी वहाँ पे दो इस्तेमाल होती हैं। बिल्कुल तो ऐसे। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम मार्केट में गैप ना देखें और हम्म इनको वहाँ अप्लाई कर दें और वो अनफॉर्चुनेटली हमारा प्लान फेल हो जाए, हम्म तो हमें फिर किस प्लानिंग के थ्रू चलना पड़ेगा? देखें, अगर आप किसी होटल की बात करते हैं तो वहाँ पे आप कहते हैं कि जी हमारा शेफ अच्छा हो और प्रोडक्ट अच्छी हो, ऐसे ना। जी जब आपके पास ये दो चीज़ें होती हैं, ऑब्वियसली कोई ना कोई आपकी मार्केट तो ज़रूर होती है ना जिसको आप टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जी बिल्कुल। क्यों? कि आपके पास लोग भी हैं, प्रोडक्ट भी अच्छी नहीं है, मार्केट नहीं है, तो आप वो किसको सर्व करेंगे, ठीक है। जी ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि जी आपके पास, ठीक है जी, लोग अच्छे हैं, शेफ अच्छा है, प्रोडक्ट आपने अच्छी बना दी है, आप किस मार्केट को सर्व करना चाहते हैं। अगर आपके पास लोग भी अच्छे हैं, आपकी प्रोडक्ट भी अच्छी है, आप किसी ऐसे एरिया में जाके होटल बना लेते हैं जो डेवलप्ड एरिया नहीं है, ठीक है। आपने खंगा शरीफ पे जाके एक होटल बना दिया इस तरह अलमायदा जैसा, क्या वो चलेगा? वो तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली जी उसके लिए आपको मार्केट तो ढूंढनी पड़ेगी ना, कि हमारे पास इस प्रोडक्ट या इस शेफ के अगेंस्ट या इन रिसोर्सेज के अगेंस्ट हमारे पास
मार्केट देखनी होती है। अगर आप सही मार्केट चूज करेंगे तो आप बिजनेसेस करेंगे ना, अगर आप सही मार्केट चूज नहीं करेंगे आप बिजनेस कैसे करेंगे? अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? जी आपके जी पास ऑब्वियसली ये दो स्ट्रेटजीज हैं, आपने बात ठीक की कि जो एक होटल हम बनाते हैं उसके लिए ये दो चीज़ें होती हैं, लेकिन होटल बनाने के लिए आपको मार्केट तो चाहिए। अगर आप किसी गलत मार्केट में जाके वो बना लेते हैं तो आपके पास भले अच्छे रिसोर्सेज हैं, भले आपकी अच्छी प्रोडक्ट है, उसके बावजूद आपके पास अच्छा शेफ भी है, लेकिन आपने गलत मार्केट पे वो ओपन कर दिया तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे ना। असल आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? वो तो प्रॉफिट है। फिर आप जी जी अगर मार्केट सही नहीं है तो आप प्रॉफिट कहाँ से लाएंगे? ठीक है। ठीक हो गया आप जी ये जो आपने देखा होगा कि हमारा जो वो एक अलमायदा खुला हुआ है वो फारा चौक के पास, खत्म नबूवत चौक है, वहाँ वो एक अच्छा बिजनेस देता है, वो मार्केट अच्छी है। एक यहाँ पे अलमायदा बना ये सेटलर टाउन के पास, तो इस तरफ बहुत सारा ये जो एरिया है हमेतियाँ या ये एरिया, तो वो उस लेवल की मार्केट नहीं है। अगर आप इवन आगे यहाँ पे एक बना लें हमेतियाँ या मेले वाली गली में, वो शायद इतना रन ना कर पाए। ठीक है। अगर जी आप जी यही मॉडल टाउन वाली साइड पे बनाएं तो वो शायद बहुत अच्छा रन कर जाए। ठीक है। तो सही मार्केट भी बहुत जरूरी होती है कि आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? जी जी सर जी। थैंक यू किसी और का कोई सर क्वेश्चन हो तो? जी। सर पहली बात तो ये है कि जो अच्छा एंटरप्रेन्योर होगा वो तो पहले गैप को ही फाइंड करेगा, तो चीज़ों की कोई इनोवेशन करेगा, देन ही बिजनेस स्टार्ट करेगा ना। तो बिल्कुल सर ऑब्वियस। मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग ऐसे भी करते हैं कि इन सब चीज़ों को देखे बगैर भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब ऐसे भी लोग हैं। अ, देखें, हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स की। एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैंने आपको कहा कि वो कैलकुलेटेड होते हैं। लोगों का जो मिथ है ना कि जी वो बस ऐसे ही रिस्क टेकर होते हैं और वो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक आम बिजनेसमैन में या एक स्मॉल बिजनेसमैन में या एक कॉमन बिजनेसमैन में और एक एंटरप्रेन्योरियल बिजनेसमैन में हम फर्क ही यही देख रहे हैं कि वो बिल्कुल कैलकुलेटेड होता है, उसे पता होता है। यही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसको इकोनॉमी का नॉलेज होगा, ठीक है, उसको पॉलिटिकल नॉलेज होगा, ठीक है, उसको मार्केट की अवेयरनेस होगी, ये सारी चीज़ें उस वो अवेयर होंगी। ठीक है। अगर वो एंटरप्रेन्योर्स है एंड ही इज अ गुड एंटरप्रेन्योर्स, तो वो कभी भी बगैर कैलकुलेशन के बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी कैलकुलेशन कहीं मिस इंटरप्रेट हो गई हो उससे और वो स्टार्ट कर जाए और वो फ्लॉप हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि रिस्क की ऑप्शन तो हमारे पास है कि रिस्क हो सकता है बिजनेसेस के अंदर जिस तरह से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। बट ऐसा कि जी वो आंखें बंद करके या बगैर सोचे समझे आप एक कॉमन मैन को देखें ना, एक कॉमन जस्ट मैन को देखें, तो वो भी कैलकुलेशन जरूर करता है। हम भी अगर कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं तो हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, ऐसे चप्पल टाइप या इस तरह की चीज़, तो हम कहते हैं अच्छा 200 की है, चलो 2 महीने तो चली जाएगी। मतलब ये हमारी एक एक नॉमिनल सी कैलकुलेशन होती है। ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके अंदर रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, आपकी अर्न की हुई वेल्थ होती है, पैसा होता है, तो आप आंखें बंद करके बगैर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे बहुत कम, आई थिंक कि इस तरह के बिजनेसमैन वैसे भी नहीं होते। लेकिन हम जब एंटरप्रेन्योरियल्स की बात करते हैं तो वो तो कैलकुलेटेड होते हैं, वो तो एक एक चीज़ को कैलकुलेट करके सारी चीज़ें फिर उसके बाद जाके बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि उनको यहाँ से अर्निंग क्या होगी, उनको बेनिफिट्स क्या होंगे। ठीक है। तो वो पूरी कैलकुलेशन के साथ ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं। यस। एनीवन एल्स? किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर अभी सर अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम किसी लोकल एरिया में जाकर कोई रेस्टोरेंट बना ले, कोई जी होटल बना ले, तो जी नहीं चलेगा। जी जी तो सर अगर हम किसी इसी तरह से निजी लेवल के एरिया में हम जाकर कोई फूड पॉइंट ही ओपन करना चाहते हैं और हम्म लाइट ना, और हम्म वहाँ पर पहले ऐसा ना हो सर, हम्म तो भी इसके फ्लॉप के चांसेस ज्यादा हैं, या अगर वो चीज़ है नहीं तो लोग उसे अट्रैक्ट होंगे और उससे हम्म। हमें बेनिफिट होगा। देखें, तो जो मेरा बात करने का मकसद था वो ये था कि अगर आपके पास एक एक यूनिक चीज़ है, फ़र्ज़ किया हम भावलपुर में एक होटल बनाना चाहते हैं और हमारे पास इस तरह का शेफ़ है या इस तरह की हम अच्छी प्रोडक्ट बना पाएंगे जो भावलपुर में
ऑलरेडी नहीं है, ठीक है, हम यूनिक चीज़ को लेके आएंगे, तो फिर हमें अपनी यूनिक चीज़ को सेल करने के लिए एक अच्छी मार्केट को टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। फर्ज किया जिस तरह से मैंने बताया कि मॉडल टाउन बी या इस तरह के मॉडल टाउन है, इस तरह की साइट को हम टारगेट करेंगे। क्यों कि जब हम एक यूनिक चीज़ दे रहे होंगे ऑब्वियसली लोग आएंगे, ठीक है। फिर हम उसके लिए जितनी प्राइस चार्ज करेंगे लोग पे करने को भी तैयार हो जाएंगे। हमारी प्रोडक्ट जो यूनिक है, हमारी चीज़ यूनिक है, ठीक है। और फिर आप वहाँ से अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट यूनिक नहीं है, आपके लोग भी यूनिक नहीं हैं, आप इतनी यूनिक प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे होते, तो फिर आप मार्केट ढूंढते हैं कि कहाँ पे। आप देखें, अगर आप अलमादा को कंपीट नहीं कर सकते या किसी अच्छे होटल को, फोर सीजन को, लातास्का को, इस तरह के किसी भी होटल को आप कंपीट नहीं कर पाते, आपका लेवल लो है, तो आप फिर मार्केट भी लो चूज करेंगे। फर्ज किया जी आप आके हम मैतियाँ या मेले वाली गली या इस साइड पे अपना होटल बना लेंगे, क्यों कि आपका उनसे कंपटीशन नहीं है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं और वो चल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चलते या ये तो मार्केट ही नहीं है, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से आप मार्केट चूज करते हैं। यस एक्सक्यूज मी सर। जी सर मेरा क्वेश्चन से थोड़ा रिलेट कर रहा है कि जैसे इन्होंने भी बात की कि हम कोई मार्केट में न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जी अब ऐसे है कि हम एक स्ट्रीट फूड टाइप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और जी, जी। उस मार्केट में पहले वो बिजनेस नहीं है। ठीक है। लोगों को अगर फर्ज किया बदर शहर की लोग हैं तो उन्हें अगर शवारमा लेना होता है तो वो सेटलर टाउन आते हैं या आगे 1 यूनिट तक जाते हैं। जी जी तो अगर हम इस साइड पे इसका शवारमा टाइप या कुछ न्यू जैसे फिश का हम यहाँ पे स्टार्ट कर दें तो ठीक है। चांसेस हैं ग्रोथ के? बिल्कुल। अगर देखें जिस तरह का शवारमा 1 यूनिट चौक पे दिया जा रहा है या बाकी जगहों पे आप देख रहे हैं कि जी यहाँ पे है, हम भी इस तरह का बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपके लिए कोई इशू नहीं, फिर आपको मार्केट ढूंढने की ज़रूरत है कि जी हम इस तरह के प्रोडक्ट लोग यहाँ से आते हैं लेने के लिए, तो हम क्यों ना उस जगह पे अगर प्रोवाइड करें तो हमारे ज़्यादा सेल होगी, तो वो बिजनेस ग्रो करेगा बिल्कुल ऑब्वियसली। अगर आप, मैं जो बात कर रहा हूँ कि अगर आप इस तरह का बर्गर या शवारमा या इस तरह की चीज़ देते हैं कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं आप, जो वहाँ पे आपको मिल रही है ऑलरेडी, मतलब 1 यूनिट चौक से आप एक कोई शवारमा या बर्गर लेते हैं तो उसकी क्वालिटी से आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो फिर आप उस मार्केट में जाएंगे जहाँ ऑलरेडी एक एक बिजनेस रन हो रहा है, तो फिर वहाँ आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है, और आप ज़्यादा प्रॉफिट ले पाएंगे। अगर आप चले जाएंगे उस अच्छी क्वालिटी के साथ एक लो एरिया में, तो फिर वो आपका बिजनेस तो चलेगा लेकिन उस तरह का प्रॉफिट आपको नहीं दे पाएगा। सही। मुझे उम्मीद है कि यू आर सेटिस्फाइड विद माय आंसर। यस सर बिल्कुल। ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं। इसमें सर यस सर अगर हम कोई छोटा सा बिजनेस करते हैं जी तो उसमें हम तो नए खिलाड़ी हैं ना, तो सर जी जी फर्स्ट स्टेप होगा हमारा। जी जी बिल्कुल। तो सर अब अगर हम आपसे गाइडेंस चाहें तो मतलब आप हमें गाइड कर सकते हैं, आप कुछ इस तरह से हम चाह रहे हैं। देखें आपके क्वेश्चंस के आंसर से तो हम सेटिस्फाई हो गए हैं। जी 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 बिल्कुल। देखें मैंने आपको एक चीज़ डिस्कस की कि हम जो प्रैक्टिकल फील्ड होती है दैट शुड बी आर डिफरेंट, जो थ्योरेटिकल फील्ड होती है दैट शुड बी आर डिफरेंट, ठीक है। हम जो स्टडी करते हैं हम कोशिश करते हैं कि उनको जाके हम मार्केट में इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। अच्छा, आप उनको अच्छे तरीके से तब तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते जब तक यू नॉट गेट द एक्सपीरियंस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम एज ए बिजनेस स्टूडेंट्स जब भी कोई बिजनेस छोटा मोटा स्टार्ट करने जाते हैं या बिजनेस आइडियाज लेने जाते हैं, तो मैंने आपको एक चीज़ डिस्कस की यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर कि आप मार्केट अवेयरनेस लेते हैं, मार्केट को जाके स्टडी करते हैं। अब हम जो थ्योरेटिकली सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, आपको समझ भी आ रही है, पता भी चल रहा है कि किस किस तरह से बिजनेस को देखा जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें देखी जाती हैं, वो सारी चीज़ें आप देख लेते हैं।
और उसके बाद जाके आप पूरी एक मार्केट को स्टडी करते हैं, फिर वहां से एक बिजनेस आइडिया ढूंढ के और फिर मार्केट ढूंढ के उसको जाके वहां इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो आप कहें कि जी कोई बिजनेस आइडिया दें, तो वो हम दे सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके लिए ये है कि हमें उसकी मार्केट को पूरा स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, उसको स्टडी करने के बाद ही हम सारी चीजें देखते हुए कहेंगे कि जी आप ये बिजनेस करें और इस जगह पे करें। आर यू सेटिस्फाइड विद माय आंसर? Yes, sir. Thank you, sir. एज ए बिजनेस स्टूडेंट आप खुद भी मार्केट को सर्वे कर सकते हैं, मार्केट को जाके स्टडी कर सकते हैं। जो कुछ हम पढ़ते जा रहे हैं वो चीज़ें आप मार्केट के अंदर भी जाके देख सकते हैं। फिर आपको बिजनेसेस भी जहन में आना शुरू हो जाएंगे कि हम इस बिजनेस में जा सकते हैं, और फिर आपको मार्केट भी पता चलने लग जाएगी कि जी इस मार्केट का मतलब इस मार्केट को हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप ये भी देख सकते हैं कि इस मार्केट के लिए और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक हम अपनी प्रोडक्ट किस तरह से बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको विद स्टडी, आप देखें, अगर आप इससे पहले देखें जब व्हेन यू आर नॉट स्टडिंग द बिजनेस क्लास, तो उससे पहले शायद आपके जहन में इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी कि जी हम अगर कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या फैक्टर्स देखने होंगे। when you are in a business class and you are studying some business terms and business theories and practices as well, तो फिर आपको एक कॉन्सेप्ट जहन में एक बैठना शुरू हो जाता है कि जी हमने कोई बिजनेस शुरू करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, कि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं। ठीक है, हम उन रिसोर्सेज में क्या चीज़ बना सकते हैं, और फिर अगर हम उन रिसोर्सेज के अंदर ये चीज़ बनाते हैं तो इसको हम सेल कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक जर्नल क्वेश्चंस होते हैं एज ए बिजनेस स्टूडेंट्स जो इनिशियल लेवल पे होते हैं, जिस लेवल पे आप हैं, तो उस लेवल पे आप इन चीज़ों को देखते हैं कि जी आपके रिसोर्सेज क्या हैं और आप इन रिसोर्सेज से कौन सी प्रोडक्ट दे सकते हैं। ठीक है, जिसकी मार्केट में ज़रूरत है, आप मार्केट को देखेंगे तो फिर ही आपको आइडिया होगा। रिसोर्सेज तो आपके पास हैं, मार्केट आप स्टडी करेंगे तो किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है और किस जगह पे ज़रूरत है, और सिर्फ एक चीज़ हमारे जहन में होती है कि हमने ऐसी प्रोडक्ट और ऐसी मार्केट को देनी है जहां से हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेट कर सकें। दैट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव एज अ बिजनेस। यस, आई थिंक यू आर सेटिस्फाइड विद माय आंसर। Yes, sir. ओके जी, यस सर। यहाँ तक सफिशिएंट है या आगे चलें? आगे चलते हैं सर। चलें। देन हमारे पास प्रोसेस अप्रोचेस टू एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एन इंटीग्रेटिव अप्रोच, एक मतलब कि जो हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस होता है उसमें जो अप्रोचेस होते हैं दैट शुड बी इंटीग्रेटेड, मतलब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसका मकसद ये है कि मैंने आपको बताया कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके पीछे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हमने अचीव करना है, फिर उसके लिए हम प्लान्स करते हैं। ठीक है, उन प्लान्स के लिए हम फिर फर्दर अपनी स्ट्रेटजीज ड्रा करते हैं। ठीक है, अब ये सारी इंटरलिंक चीज़ें होती हैं। अगर कहीं पे आप जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर बिजनेस, और उसके अंदर आपने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई है, एक एचआर स्ट्रेटजी बनाई है, ठीक है, एक आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट की कोई स्ट्रेटजी ड्रॉ की है, ठीक है, कोई फाइनेंस की स्ट्रेटजी आपने ड्रॉ की है, अगर वो इंटीग्रेटेड नहीं है, उनके दरमियान कोलैबोरेशन नहीं है और हर स्ट्रेटजी इफेक्टिव नहीं है, तो कहीं ना कहीं मतलब कि आपको प्रॉब्लम आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने फाइनेंस की अच्छी स्ट्रेटजी बना ली, एचआर की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बना ली, कहीं आप मार्केट नहीं कर पाए अपनी प्रोडक्ट्स को, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी आपकी अच्छी नहीं, तो आपको बिजनेस फ्लॉप कर जाएगा। ठीक है, अगर फ्लॉप नहीं करेगा इवन, तो वो आपको शायद बहुत कम प्रॉफिट दे, क्योंकि हमारा जो मकसद होता है बिजनेस का वो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, गेट प्रॉफिट एट ऑप्टिमम लेवल, कि हम जितना प्रॉफिट ले सकते हैं उससे ले लें। ठीक है, जब हम एग्जाम में एज ए स्टूडेंट बैठे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम जितने मैक्सिमम नंबर अटेन कर सकते हैं करें। ठीक है, अगर आपको एक लेवरेज दी जाए कि जी आप बताएं आपके नंबर कितने लगाए जाएं, तो आप कहेंगे जी 100 होने चाहिए पूरे। ठीक है, अगर
आप कहते हैं कि जी नहीं 95, वो टीचर चुप करके लगा देते तो आप कहते हैं अच्छा यार मैं 99 कहता तो भी मिल जाता, ठीक है। तो ये चीज़ एक जहन में होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है एज ए बिजनेसमैन कि हमने हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट, ऑप्टिमम जो लेवल होता है प्रॉफिट का वहां तक जाना होता है, ठीक है। और उसके लिए अगर वो हम अचीव नहीं कर पाते या यहाँ वहाँ पे कोई इश्यूज आते हैं तो उसमें हमारे स्ट्रेटजीज का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल स्ट्रेटजीज हम लगा रहे होते हैं, मल्टीपल स्ट्रेटजीज हमारे बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज होती हैं, एचआर की स्ट्रेटजीज होती हैं, फाइनेंस की स्ट्रेटजीज होती हैं, हर लेवल पे आपकी स्ट्रेटजीज होती हैं। एचआर की स्ट्रेटजीज होती हैं, टू रन योर बिजनेस, सप्लाई चेन की स्ट्रेटजीज होती हैं, कस्टमर रिलेशनशिप की आपके पास मार्केटिंग के अंदर स्ट्रेटजीज होती हैं कि आपने किस तरह से उसको करना है और किस तरह से चलना है। तो कहीं पे भी अगर कोई स्ट्रेटजी का इशू आता है, आप नहीं, आपकी स्ट्रेटजी उस तरह से इफेक्टिव तरीके से उसको फार्मूलेट नहीं कर पाते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। देखिए फार्मूलेशन स्ट्रेटजीज को बनाना, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। जैसे हम अगर मैनेजमेंट को देखते हैं तो हमारे पास एक प्लानिंग होती है, ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कि हम प्लान भी करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन को एवेल्युएशन भी करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी सही थी और वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाई, ठीक है। सम टाइम होता है कि हमने स्ट्रेटजी सही तरीके से फार्मूलेट नहीं की, सम टाइम होता है कि जी स्ट्रेटजी तो हमारी ठीक थी, हमने उसको फार्मूलेट भी ठीक किया, बट हम उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो तब भी हमारे पास एक इशू होता है कि हमने उस स्ट्रेटजी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है। और फिर सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमने स्ट्रेटजी फार्मूलेट भी सही की, उसको इम्प्लीमेंट भी सही की, हमने कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दी, हम उससे कुछ और रिजल्ट लेना चाह रहे थे, बट हमें पता चला जी ये तो कुछ और रिजल्ट दे रहा है। ये सारे इश्यूज होते हैं जिनको हम, अगर फिर उसको हमें लगता है कहीं पे डाउट, तो हम उसको रीएवेल्युएट कर लेते हैं। अच्छा, फिर रीएवेल्युएट करने के बाद आप देखते हैं जी नहीं स्ट्रेटजी तो ठीक थी बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। चीज़ तो ठीक थी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। अब सम टाइम ऐसा होता है कि जी आप एज ए मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, आपका एंट्री टेस्ट है, आपने बहुत अच्छी तैयारी की, मतलब आपकी तैयारी 100%, आप समझ लें कि 100% थी। आप उस तैयारी के साथ गए, आपने पेपर भी दिया, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, मैंने भी एक केस ऐसा देखा कि आपको पहले 5 सवाल बिल्कुल सही आते हैं, छठा क्वेश्चन आपको नहीं आता, ठीक है। उसके बाद आपको 7वां 8वां फिर 100 तक आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप क्या करते हैं कि जी आपने पहले 5 के जो जवाब थे वो सही लगा दिए, छठे का जवाब आपने छोड़ना था लेकिन गलती से आपने वो नहीं छोड़ा, ठीक है। आपने ए बी सी लगाते गए तो वो अगले सारे आपके क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। आपकी तैयारी भी थी, सब कुछ था, बट आप उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, ठीक है। वो जब रिजल्ट आता है तो वो तो आपके नंबर ही बहुत कम होते हैं, ठीक है। मतलब कि आपके जो 6 के बाद के क्वेश्चन थे वो सारे रॉन्ग हो गए, क्योंकि आपने 7वें का जवाब छठे पे लगा दिया और फिर आगे 8वें का 7वें पे, तो इस तरह सारे ही गलत हो गए, तो वो आपकी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पाई। हालांकि आपको सारे क्वेश्चन राइट आते थे, आपने उसकी कैलकुलेशन ठीक तरीके से की। तो ये इंटीग्रेटिव अप्रोच होती है, सारी एक हमारा पूरा प्रोसेस है और वो इंटीग्रेट होता है, जुड़ा होता है, जैसे एक से अगला स्टेप, उससे अगला स्टेप, उससे अगला स्टेप, built around the concept of input through the entrepreneurial process and outcome from the entrepreneurial process। कि हमारे पास इनपुट्स होती हैं और फिर उससे आउटकम्स आते हैं, जो हम इनपुट करते हैं उससे हमारे पास क्या आ रही होती है, आउटपुट आ रही होती है, ठीक है। जो भी हमारी इनपुट्स हैं, अच्छा आपकी इनपुट्स जो भी हैं आपकी उसकी सही तरीके से आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो यू कैन गेट अ बेस्ट आउटकम फ्रॉम दैट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपकी इनपुट्स तो बहुत अच्छी थी, आपको पूरा पेपर आता था, ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपने उसको जाके अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने लगे तो वहाँ थोड़ी सी गलती हुई और सारे आंसर गलत, उसके आउटकम आपने जब रिजल्ट देखा, आप सारे क्वेश्चन लगा के गए, आप सोच रहे थे कि जी 1100 का पेपर था, ठीक है, तो मेरे 1000 से ऊपर होंगे। जब रिजल्ट्स आया तो आपके 10 नंबर थे, आप हैरान कि ये क्या हुआ, फिर आपको पता चला कि जी ये तो ये मसला था, ठीक है। फोकस इज ऑन द एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस इटसेल्फ। फिर हमें
एज ए एंटरप्रेन्योरियल उस प्रोसेस पे फोकस करना एंड आइडेंटिफाई 5 की एलिमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस। फिर वो एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं जो प्रोसेस को कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, हमें चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, इनपुट्स को, फिर उसको एक प्रोसेस में डालना है और फिर उससे हमने क्या करना, आउटकम्स लेने। प्रोवाइड्स अ comprehensive picture regarding the nature of entrepreneurship that can be applied at different level, जो हम डिफरेंट लेवल्स पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके आगे एक चार्ट है तो उसको देखेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ये हमारे पास इंटीग्रेटिव मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरियल इनपुट्स एंड आउटकम्स है। ठीक है, यस जी अब्दुल्ला। सर मैंने वो पूछना था कि हमारी 11 बजे सर जियाद के साथ क्लास है, तो हमारा लेक्चर 11 बजे तक ख़त्म हो जाएगा? जी बिल्कुल, 11 बजे तक हम ख़त्म करते हैं। मैंने तो आपकी क्लास से पहले भी पूछा था क्योंकि हमारा जो टाइम है वो 9 to 10:30 है। ठीक है, तो लास्ट स्लाइड पे मैंने आपको कहा था कि अगर यहाँ पे फिनिश करना चाहते हैं, टाइम हो गया तो आप कर सकते हैं। अगर आप अभी ख़त्म करना चाहते हैं तो नो इश्यू। ये जो हम प्रोसेस अप्रोच है ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। हम यहाँ फिनिश करते हैं, आप 10-15 मिनट की ब्रेक लें और 11 बजे आप अपनी दूसरी क्लास ले सकते हैं। जैसे ओके सर, जैसे जी रिफ्रेश हो लें सर। जी सर हम भी रिफ्रेश हो लेंगे अगले अगले लेक्चर के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ पे अपनी क्लास एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ओके सर, हम थैंक यू इंशाल्लाह सर। प्रोसेस अप्रोच से डिस्कस करेंगे। आप अपनी जो क्लास मेंबर्स हैं ना उनको कन्वे कर देंगे कि अगली जो हमारी क्लासेस होंगी नेक्स्ट वीक वो वेंसडे और थर्सडे को होंगी 9 to 10:30। ठीक है, तकरीबन ओके 9 सर। बजे सारे लोग जूम पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह मैं लिंक शेयर करूँगा, उस पे आएंगे तो हम अपनी टाइमली क्लास शुरू कर पाएंगे और हम आई होप कि अच्छे तरीके से चीज़ों को डिस्कस कर सकें। ठीक है, जिस तरह से ओके आप सर, लोग थैंक यू। पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अप टू माई नॉलेज में आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ, तो आई होप कि हमारा एक अच्छा इंटरेक्शन और सेशन रहेगा, आप लोगों के लिए भी ये वैल्यूएबल होगा। ठीक है, तो आप अपनी क्लास को भी कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मस्ट पार्टिसिपेट इन दैट। ठीक है, ओके सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।